हेलो एवरीवन। गोल्डन रेस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास का जो पहला चरण था प्राग ऐतिहासिक काल उसको पढ़ेंगे। देखिए, पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने भारतीय इतिहास का काल क्रमानुसार वर्गीकरण पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से तीन भाग बताए गए थे। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको प्राक इतिहास भी कहते हैं, और दूसरा था आदि ऐतिहासिक काल, और उसके बाद में था ऐतिहासिक काल। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो लोग पहले उस वीडियो को देख लें। वहां से आप लोग अच्छे से कालक्रम को समझ जाएंगे कि कौन सा समय किस टाइम पीरियड के दौरान था वहां पर। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग आज की क्लास देखते हैं। और आज की क्लास का हमारा विषय है, जो हमारा पहला भाग है इतिहास का, कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल या फिर प्राक इतिहास। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग श्रृंखला बना करके पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में हम लोग अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक बात और भी है, आप लोग क्लासेस भी लेते रहिए, बाकी किताबों से भी थोड़ी बहुत हेल्प लेते रहिएगा। उससे एक कहानी के रूप में समझने में भी आसानी रहेगी, और यहाँ पर मैं मुख्य मुख्य पॉइंट्स आपको समझाता भी चलूंगा। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के क्रम में हमारा जो पहला चरण है या फिर पहला भाग है, कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, या फिर उसी को कहते हैं प्राक इतिहास। इसके बारे में आज समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है? भारतीय इतिहास का वह काल जिसके संबंध में कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इस काल में भाषा तथा लेखन का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, सीधे शब्दों में ऐसे समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय था जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं हम लोगों को। ठीक है, क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि उस टाइम पर भाषा या फिर लिपि का तो विकास ही नहीं हुआ था, तो लिखेंगे कहां से लोग उस टाइम के? ठीक है, इसीलिए मतलब ऐसा काल जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होकर के सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हों, उस समय को क्या कहेंगे हम लोग? प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, देखो, इतिहास का मतलब ही है एक क्रमिक विकास। तो मानव सभ्यता का भी विकास बोल सकते हैं, मानव का भी विकास बोल सकते हैं। हम लोग अपने भारतीय इतिहास के यहाँ पर संदर्भ में पढ़ रहे हैं इन चीजों को। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? प्रागैतिहासिक काल या फिर प्राक इतिहास वह इतिहास होता है या फिर इतिहास का वह काल होता है जिसके संबंध में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि इस काल में भाषा तथा लेखन का विकास नहीं हो पाया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या बताया गया प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इस काल का अध्ययन सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही कर सकते हैं, किया जाता है। ठीक है, क्योंकि लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं है, तो जो भी उत्खनन के फलस्वरूप जो भी पुरास्थल वगैरह प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक शब्द बोला है, कौन सा? पुरास्थल। तो पुरास्थल क्या होते हैं? प्राचीन काल का एक ऐसा स्थान जहां पर कोई अवशेष वगैरह प्राप्त हुए हों। ठीक है, वर्षों पहले भूमि के नीचे दब गए हों अवशेष वगैरह, और खुदाई के दौरान वो चीजें प्राप्त हुई हैं, तो ऐसे स्थान को बोलते हैं पुरा स्थान। ठीक है, और ऐसी चीजों को बोलते हैं पुरातत्व। ठीक है, पुरानी चीजें। तो क्या बताया गया कि प्राग ऐतिहासिक काल या फिर प्राक इतिहास का अध्ययन जो है वो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाता है, कोई भी लिखित साक्ष्य वहां पर उपलब्ध नहीं था। ठीक है, अगली बात क्या है इसके बारे में? इस काल के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? देखिए, पाषाण के उपकरण तथा औजार और जीवाश्म आदि। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी पुरास्थल की खुदाई के दौरान वहां पर दबे हुए कोई भी औजार वगैरह निकले हों, ठीक, कोई भी जीवाश्म वगैरह प्राप्त हुए हों, तो उन्हीं की अवधि के अनुसार हम लोग इतिहास को बांट करके पढ़ते हैं। तो प्राग इतिहास का जो है मुख्य स्रोत क्या है? वो पाषाण के उपकरण है, औजार वगैरह हो गए, और जीवाश्म आदि प्राप्त हुए हैं जो भी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो औजार वगैरह है वो ज्यादातर कैसे प्राप्त हुए हैं? जैसे किसी जानवर का एक कंकाल वगैरह है और उसी में औजार भी फंसे हुए प्राप्त हुए, इस तरीके से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसके बारे में क्या, प्रागैतिहासिक के बारे में। देखिए, इसके बारे में सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रिटिश भूविज्ञानी तथा पुरातत्वविद कौन? रॉबर्ट ब्रूसफुट। कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के थे। ठीक है, पुरातत्वविद भी थे और भूविज्ञानी भी थे ब्रिटेन के। तो ये इनकी स्पेलिंग हो गई रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने ही सबसे पहले जो है भारत में, भारत के संदर्भ में बात हो रही है, तो भारत में सबसे पहले उन्होंने प्रागैतिहासिक प्रमाण की खोज की थी, और इस काल को इन्होंने ही सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल नाम भी दिया था, प्रागैतिहासिक काल कहा इन्होंने। और इसीलिए इन्हीं उपलब्धियों की वजह से जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्राक इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को कि भारत में सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में किसने बताया था? तो ब्रिटिश भूवैज्ञानी और पुरातत्वविद थे। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में जो है पुरातत्व एक स्थान की खोज की थी जहां पर से ये चीजें प्राप्त हुई थी। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या खोजा था? इन्होंने एक हथौड़े जैसा था पत्थर का। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि भारतीय प्राक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तब ये ब्रिटिश भूविज्ञानी कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक किसको कहा जाता है, मतलब भारत में पुरातत्व स्थलों की खुदाई वगैरह ये सारी बातें शुरुआत किसने करवाई थी, तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक माना जाता है, जबकि रॉबर्ट ब्रूसफुट को जो है वो भारतीय प्राक इतिहास का जनक माना जाता है, प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है,
अब इतनी बातें हम लोगों को प्रागैतिहासिक काल या फिर प्राक इतिहास के बारे में याद रखनी है। कहानी के रूप में याद रखेंगे। देखिए प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है, बहुत ही पुराना समय, ठीक है, जब मानव सभ्यता की या फिर मानव के विकास का प्रक्रिया बस शुरू ही हुई होगी, ठीक है। अच्छा, अब समय की अगर बात की जाए प्रागैतिहासिक काल की, तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए तो इसके साक्ष्य लगभग 6 लाख वर्ष पुराने तक मिलते हैं। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप वगैरह में जो है 25 लाख वर्षों से भी पुराने इसके इतिहास वगैरह जो है साक्ष्य वगैरह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर प्राक इतिहास का विभाजन कैसे किया गया है, ठीक है। अब इसके लिए इसके पीछे भी कहानी है। अब देखिए किसी भी मान लीजिए कालखंड का अगर विभाजन करना हो तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से बैठ करके सीधे कोई एक रूपरेखा तैयार कर दी गई, ठीक है। उसके पीछे एक बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, एक चरण होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए प्राक इतिहास का विभाजन कैसे किया गया। सबसे पहले 18वीं शताब्दी के वर्ष 1776 में पीटर फ्रेडरिक सुहम, ठीक है, इन्होंने जो है मानव के इतिहास को 3 कालों, काल का मतलब समय, कौन कौन से काल हो गए, पाषाण काल, कांस्य काल तथा लौह काल में बांटा। और इसको क्या कहा गया, त्रिकाल, या इंग्लिश में बोले तो 3 एज सिस्टम इसे कहा गया। और इन्होंने भी वस्तुएं वगैरह प्राप्त हुई थी संग्रहालय में रखी थी, तो उसी के आधार पर इन्होंने इसको बांट दिया था, ठीक है। जैसे जैसे वस्तुएं प्राप्त हुई उनकी प्रकृति के आधार पर उन्होंने क्या कह दिया, त्रिकाल में बांट दिया इतिहास को, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। कब की बात है, ये 18वीं शताब्दी की बात है। और सन कौन सा था, 1776। आगे चल करके जो एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन, ठीक है, शॉर्ट में अगर देखें तो CJ थॉमसन, इन्होंने भी इन्हीं की जो ये प्रक्रिया थी, देखिए लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी में, सन कौन सा था, 1820 के आसपास इन्होंने स्टार्टिंग की थी। किसने, क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन ने भी इसी त्रिकाल प्रणाली का अनुसरण किया। मतलब इन्होंने भी शुरुआत की थी इसी पर काम करना। जो बात किसने बताई थी, ये पीटर फ्रेडरिक सुहम ने सबसे पहले जो है इन्होंने ये प्रस्तुत किया था त्रिकाल अवधारणा, ठीक है। और इस पर इसका अनुसरण किसने किया, ये 1820 में क्रिश्चियन जुर्गेन्सन थॉमसन ने इसी बात का अनुसरण किया। और आगे चल करके सन 1836 ईस्वी में इस 3 एज सिस्टम को सर्वमान्य कर लिया गया, मतलब सभी के लोगों द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। जितने भी वैज्ञानिक पुरातत्वविद्या वगैरह थे तो सब लोगों ने एक बैठक करके उसको सर्व स्वीकृति दे दी थी, ठीक है। अब देखिए जब ये बट गया भाई, प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में हो गया हमारा, पाषाण काल हो गया, कांस्य युग हो गया और लौह युग हो गया। अब यहीं पर से स्टार्टिंग हो जाती है, अलग अलग इनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा पिछली क्लास थी जो, उसमें हम लोगों ने पूरा इतिहास वर्गीकरण देखा था, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने पाषाण काल, ठीक है, और फिर कांस्य युगीन, फिर लौह युगीन, ऐसे ही। तो आज हम वही चीज देख रहे हैं यहाँ पर। प्रागैतिहासिक काल जो पहला प्रकार था उसके बारे में सब कुछ देखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है क्रिश्चियन जुर्गेन्सन थॉमसन, इन्हीं के प्रयासों के बदौलत क्या हुआ, 1836 ईस्वी में ये सिस्टम जो है सर्वमान्य कर लिया गया कि ठीक है भाई, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में बांट करके पढ़ा जाएगा इतिहास, इससे थोड़ी सहूलियत रहेगी। ये भी उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर ही बोला था, जो भी एक संग्रहालय में रहा करते थे जुर्गेन्सन थॉमसन, ठीक है। अब देखिए पाषाण काल सबसे पहला जो है यहाँ पर हमारा प्रकार, तो पाषाण काल सबसे पहला भाग हो गया। अब पाषाण काल के बारे में यहाँ पर से पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पाषाण काल के पीछे का जो भी चीज है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक कहानी के रूप में, ठीक है, याद होना चाहिए। देखिए इतिहास हो गया, इतिहास के 3 भाग हो गए, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहली बात किसके बारे में होगी, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल मतलब अत्यंत प्राचीन समय, जब मानव के विकास की प्रक्रिया बस शुरू ही हुई होगी, ठीक है। और इसके बारे में अगर कहा जाए तो वह समय जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि भाषा का विकास ही नहीं हो पाया था, ठीक है। और तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, सिर्फ पुरातत्व जो भी वहां पर चीजें प्राप्त हुई, साक्ष्य प्राप्त हुए, उन्हीं से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारत में बात की जाए तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल बोला था इसको, और इन्होंने ही साक्ष्य की खोज भी की थी, इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाते हैं, प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कह देते हैं। अच्छा, वहीं पर मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ पर बात बता दी गई थी, ठीक है। इसके बाद में इसका विभाजन देखा हम लोगों ने। प्रागैतिहासिक काल का विभाजन सबसे पहले बात किसने की थी, सुहम ने जो था वो त्रिकाल अवधारणा दी थी, और इसी पर आगे चल करके क्रिश्चियन जुर्गेन्सन थॉमसन ने भी काम किया, और 1836 ईस्वी में सर्वमान्य कर लिया गया इसको, और इतिहास जो है वो प्रागैतिहासिक काल जो है वो पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में विभाजित हो गया। अब सबसे पहले काल की बात करते हैं, पाषाण काल की, ठीक है। देखिए पाषाण काल, इसके बारे में बताया गया है कि यह मानव सभ्यता के विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग जो है वो पाषाण काल से ही मानी जाती है। अच्छा, अब पाषाण काल भी एक तरीके से देखा जाए तो विकास का एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट बता ही दिया है, यह मानव सभ्यता के विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। और इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि मानव के विकास का सर्वाधिक जो समय है वो इसी में व्यतीत हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा विकास जो है पाषाण काल के दौरान ही माना जाता है। अब आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है,
पत्थर के औजारों, क्योंकि नाम क्या है पाषाण काल, तो सीधी सी बात है इस समय पर पत्थर से ज्यादा जो भी चीजें बनी हुई होंगी उन्हीं का यूज वगैरह होता होगा ना। तो वही बात लिखी है कि पत्थर के औजारों की विभिन्नता तथा रहन सहन के आधार पर पाषाण काल को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। अब थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है कि सभ्यता के विकास का प्रारंभिक काल है। अब सीधी सी बात है, प्रारंभ में क्या होगा, मनुष्य के पास में आज जैसी कुछ सुविधाएं तो होंगी नहीं, आधुनिक सुविधाएं, तो प्रकृति से जो भी उसको चीजें प्राप्त हुई होंगी उन्हीं में उसने अपने आप को एडजस्ट किया होगा, ठीक, उसी के अनुरूप ढालना शुरू कर दिया होगा। जैसे पानी बेसिक जरूरत है, आधारभूत जरूरत है, तो नदियों के किनारे रहना शुरू किया हो गया। भोजन जो है जरूरत है, तो फिर जंगलों से जो भी जानवर वगैरह मिलते होंगे उनका शिकार वगैरह करता होगा। तो कुल मिलाकर के उस टाइम पर मनुष्य जो था वो अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल करके चलता था, और प्रकृति से डायरेक्टली जो संसाधन प्राप्त होते थे उन्हीं के अनुसार अपना जीवन यापन वो सुनिश्चित करता था। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, औजार भाई जरूरत तो पड़ेंगी ही ना जानवरों का शिकार वगैरह करने के लिए, तो उस टाइम पर था क्या, पत्थर ही थे सिर्फ। तो पत्थर के औजार जो थे, अब एकदम से तो कोई हाईटेक औजार तो बन नहीं जाएंगे ना, शुरुआत में बहुत ही बेकार औजार होंगे, बेडोल से एकदम बड़े बड़े पत्थरों को जैसे भी मारते हो वो जानवरों को, ठीक है। तो वही बात लिखी है कि पत्थर के औजारों की विभिन्नता, ठीक है, विभिन्न प्रकार के औजार बदलते रहे, क्रम से बदलते रहे, ठीक है। विभिन्नता तथा रहन सहन, पहले मनुष्य जंगलों में रहता होगा, उसके बाद में उसने गुफाएं वगैरह ढूंढी होंगी रहने के लिए, ये सारी बातें। तो रहन सहन और पत्थरों के औजारों की विभिन्नता के आधार पर पाषाण काल को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया पुरा पाषाण काल, मतलब बहुत ही प्राचीन, पुरा का मतलब क्या है, अत्यंत प्राचीन पाषाण काल। फिर है मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में है नव पाषाण काल, इसी को बोल देते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल का मतलब क्या है, यहाँ पर से पाषाण काल का फिर अंत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पुरा पाषाण काल, ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक विकास यहीं पर हुआ है, पुरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या है, ये एक संक्रमण काल है, मतलब यहां से निकल करके मानव नव पाषाण काल की ओर बढ़ रहा है, तो ये एक संक्रमण काल की तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, पुरा पाषाण काल। अब देखिएगा पुरा पाषाण काल क्या है, ये थोड़ा सा विस्तृत है, इसको ध्यान से समझ लेंगे तो प्राचीन इतिहास समझने में, प्रागैतिहासिक इतिहास समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो पुरा पाषाण काल क्या है, पहला पॉइंट। अगर इसके समय की बात की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में पुरा पाषाण काल का जो समय है वो 6 लाख बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व तक माना जा सकता है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। अच्छा, अगर बात की जाए मनुष्य आए कहाँ थे, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले विकास प्रक्रिया शुरू हुई थी, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप से ऐसे होते हुए दक्षिण भारत में, दक्षिण की तरफ से प्रतीत होता है ऐसा कि वहां से प्रवेश किया होगा, क्योंकि साक्ष्य वगैरह सबसे पहले वहीं से ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं, पाषाण काल के साक्ष्य वगैरह, ठीक है। तो क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में अगर पूरा पाषाण काल की बात की जाए, किसकी बात, पूरा पाषाण काल की, सबसे प्राचीन पाषाण काल की बात की जाए समय की, तो ये लगभग 6 लाख बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 6 लाख वर्ष पूर्व शुरुआत इसकी मानी जाती है, और ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले तक इसको माना जाता है कि हाँ यहीं तक हमारा पूरा पाषाण काल होगा। इसके बाद में इस युग का जो मानव था, किस युग का, पूरा पाषाण युग का, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा, क्योंकि बहुत ढेर सारे भाग हो गए ना। इतिहास पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल, और इसी प्राक ऐतिहासिक काल का ही भाग है हमारा पाषाण काल। दूसरा भाग कौन सा है, कांस्य युग, फिर है लौह युग। तो पाषाण काल के अंतर्गत जो हमारा कौन सा पहला भाग है, पुरा पाषाण काल। इस मानव की बात हो रही है कि पुरा पाषाण युग का मानव जो था वो पूर्णतः आदि मानव था, ठीक है, पूर्णतः आदि मानव था, तथा वह आखेटक या शिकार, दोनों बातें एक ही है, शिकारी प्रवृत्ति का था, ठीक है। इसके मतलब शिकारी प्रवृत्ति का होने के साथ ही साथ क्या था, वो खाद्य संग्राहक भी था, भोजन को इकट्ठा भी करने लगा था वो, ठीक है। अगला पॉइंट, इस युग में आग की खोज तो हो गई थी। आज देखिए ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि आग की खोज कब हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, क्योंकि पाषाण युग है, पत्थरों के टकराने से चिंगारी वगैरह उत्पन्न हुई और आग की खोज हो गई। लेकिन उस टाइम का मानव जो था वो इतना ज्यादा कह सकते हैं विकसित नहीं था, मतलब इतना ज्यादा क्या, बिल्कुल ही विकसित नहीं था, प्रक्रिया शुरुआत ही हुई थी, आदिमानव था, तो वो आग से डर जाया करता था, ठीक है। तो आग की खोज तो हो गई थी, लेकिन वह आग को कैसे प्रयोग करे, इनकी विधियों से अनभिज्ञ था, उसको पता ही नहीं था कि इसका यूज कैसे किया जाए, कैसे प्रयोग करें आग का, ठीक है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए आग की खोज कब हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में हुई थी, ठीक है। और आग को प्रयोग करना कब सीखा उसने, तो हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल में उसने आग के प्रयोगों को भी सीख लिया था, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए क्या है, इस युग के औजार, किस युग के, पुरा पाषाण युग के औजार जो थे वो मुख्यतः बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए हुआ करते थे, एकदम बेडौल होते थे, ठीक है। पत्थर थे, थोड़ा बहुत उनको घिस घिसा करके ऐसे यूज करने लगते थे वो लोग, तो बड़े बड़े थे और बेडौल थे बिल्कुल, ठीक है। और पत्थर कौन से थे,
उसमें से जैसे क्वार्टजाइट पत्थर हो गया, शल्कीय पत्थर हो गया और हड्डी वगैरह, इनके बने हुए औजार जो यूज किया करते थे वो लोग। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल जो है ये थोड़ा सा विस्तृत समय है। अच्छा, अब इस वीडियो में तो इतना ही पढ़ाएंगे इस क्लास में। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल को भी बांटा गया है आगे चल करके। अच्छा, पूरा पाषाण काल जो था पहले बता चुके, काफी विस्तृत है, इसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ है मनुष्य का। ठीक है, तो एक क्रमिक विकास, और वो भी औजारों के अनुसार ही इसको भी बांटा जाएगा। पूरा पाषाण काल का मानव जो था वो मुख्य रूप से पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। और देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस युग के औजार मुख्यतः बड़े पत्थर थे ना। अब आगे चल करके थोड़ा सा उसको शेप में ढालेगा। ठीक है, कुछ अच्छे भी औजार बनेंगे, कुछ छोटे औजार बनेंगे, तो वही चीजें जो है आगे चल करके इसको भी विभाजित कर देती है पूरा पाषाण काल को भी। ठीक है, तो पत्थरों के औजारों के प्रयोग के आधार पर पूरा पाषाण काल भी 3 भागों में बट जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का जो विभाजन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और बने रहिए गोल्डन एज करियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू।